सबसे पहली बात आप बिल्कुल ध्यान रखें बच्चों, नीट यूजी का एग्जाम जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट इस एग्जाम का फॉर्म फिलअप होना। आपसे फॉर्म के अंदर कोड भरवाए जाए, 01 से लेकर 07 के बीच में आपको कोड मेंशन करना है। जिस एरिया के अंदर आप एग्जाम देने वाले हैं वो एरिया आपको प्रेजेंट एड्रेस के अंदर मेंशन करना है। जो फोटोग्राफ आप एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर अपलोड करने वाले हैं, जैसे आपको ये बहुत केयरफुली रीड करना है कि कौन सी पर्टिकुलर सर्टिफिकेट, कौन सा पर्टिकुलर इंप्रेशन, कौन सा पर्टिकुलर फोटो जो है कितने साइज के अंदर होना चाहिए। ये सब कुछ होने के बाद आपका प्री पेमेंट हो चुका है, तो अब आपका कंफर्मेशन पेज जो है जनरेट होगा। इसलिए कमर कस लो, तन मन धन से लग जाओ। और मई को हमें आगाज करना है, और मई को दुनिया को दिखा देना है कि हम भी मेडिकल कॉलेज की सीट बुक करवाने के लिए गए थे और बुक करवा के आ चुके थे। जय जिनेंद्र बच्चों, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन बहुत धमाकेदार, धुआंधार, बहुत शानदार तरीके से चल रही है। जैसा कि बच्चों आप जानते हो, नीट यूजी 2026 का एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो रिलीज हो चुका है। बच्चों, नीट यूजी का एग्जाम जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट इस एग्जाम का फॉर्म फिलअप होना है। इसलिए जब भी आप इस फॉर्म को फिलअप करते हो तो आपको बड़े ध्यान से, सावधानी पूर्वक, बड़े ढंग से इस फॉर्म को फिलअप करना है। क्योंकि अगर इस फॉर्म में गलती से भी कोई गलती रह जाती है तो छोटी एरर भी हमारे इस एग्जाम, हमारे इस कैरियर, हमारे इस फ्यूचर पर एक बड़ा इंपैक्ट ला सकती है। इसी रिगार्डिंग बच्चों आज मैं आपसे जुड़ा हूं। आज हम वो सारे पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं जिनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, ताकि नीट यूजी का फॉर्म आप जब फिलअप करो तो आपकी एरर होने के चांसेस जो है वो ना रहे, आप किसी तरह की एरर ना करें और आपका फॉर्म चकाचक फिलअप हो जाए। तो आओ बच्चों जुड़िए। ये हमारे एनटीए का पब्लिक नोटिस है जो 8 फरवरी 2026 को जो है रिलीज हुआ था, और इसी के साथ एप्लीकेशन फॉर्म जो है फिलअप होना स्टार्ट हो गए। सबसे पहली बात आप बिल्कुल ध्यान रखना, नीट यूजी एग्जाम हम देते हैं एमबीबीएस सीट कैप्चर करने के लिए, लेकिन ये जो नीट यूजी एग्जाम है ये एमबीबीएस के अलावा बीडीएस, वेटनरी, बीएएमएस, बीयूएमएस, बीएसएमएस, बीएचएमएस और भी जो मेडिकल कोर्सेज होते हैं उन कोर्सेज के अंदर अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी नीट यूजी क्वालिफिकेशन जरूरी है। इसका मतलब मल्टीपल कोर्सेज के लिए नीट यूजी क्वालिफिकेशन जरूरी है। नीट यूजी का बेटा जो फॉर्म आया है ये 8 फरवरी को रिलीज हो चुका है और पूरे 1 मंथ, पूरे 1 महीने तक ये फॉर्म फिलअप किया जाएगा। 8 मार्च अप टू 9 PM तक हम इस फॉर्म को भर सकते हैं। 9 PM के बाद ये फॉर्म सबमिट नहीं होगा। 8 मार्च 9 PM के बाद अगर कोई बच्चा इस फॉर्म को सबमिट करता है तो फॉर्म सबमिशन नहीं होगा। फॉर्म सबमिट होने के बाद यहाँ फी पेमेंट भी आपको करना होगा। फीस पेमेंट का कोई ऑफलाइन मोड नहीं है, आपको ऑनलाइन मोड के थ्रू ही फीस पेमेंट करना होगा। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग के थ्रू फीस पेमेंट कर सकते हो। फीस पेमेंट करने का जो लास्ट टाइम बेटा वो 8 मार्च 11:50 PM तक होगा। ध्यान रखना, जब तक फीस पेमेंट सक्सेसफुल नहीं होगा तब तक आपका फॉर्म फिलअप नहीं माना जाएगा, क्योंकि फीस सक्सेसफुली ट्रांसफर होने के बाद ही कंफर्मेशन पेज जो है वो क्या होगा, जनरेट होगा, और कंफर्मेशन पेज जनरेट होने के बाद ही आपका जो फॉर्म है वो फिलअप माना जाएगा। तो ये डेट का विशेष ध्यान रखें। मैं तो कहता हूं जल्दी से जल्दी जाइए और अपने फॉर्म को फिलअप करवाइए। क्लियर है? आगे ये जो नीट यूजी का एग्जाम है इसका फॉर्म हमने भर दिया है। क्या सर इसका करेक्शन विंडो ओपन होगा? बिल्कुल हाँ जी बेटा, 10th मार्च को नीट यूजी फॉर्म का करेक्शन विंडो ओपन किया जाएगा और ये अप टू 12 मार्च तक रहेगा। मतलब 10 से 12 तक अगर फॉर्म में कोई एरर रह जाती है तो एनटीए वाले हमें ऑप्शन देते हैं, आप उसे एडिट कर सकते हो। लेकिन ये ऑप्शन हमें लेना ही क्यों है? ध्यान रहे, फॉर्म जब पहली बार भरा जाएगा उसमें कोई एरर रहनी ही नहीं चाहिए, गलती से भी एरर रहनी ही नहीं चाहिए। बाई चांस अगर होता है तो करेक्शन विंडो पर हमें जाना है और करेक्शन विंडो में लिमिटेड चीजें एक्सेस होती है जिन्हें हम एडिट कर सकते हैं। ये जो नीट यूजी का फॉर्म है बेटा, फॉर्म आपने फिलअप कर दिया है। सर क्या अभी हमें हमारे सिटी सेंटर के बारे में आइडिया लगेगा? नहीं, ना तो आपको अभी सिटी के बारे में आइडिया लगेगा, ना ही आपको सिटी के अंदर आपका कौन से स्कूल में सेंटर आएगा इसका आइडिया लगेगा।
सिटी और सिटी सेंटर के बारे में आपको लेटर ऑन इंफॉर्मेशन दी जाएगी। अभी आपसे सिटी के नेम लिए जाएंगे, लेकिन आपका कौन से सिटी में सेंटर अलॉट हुआ है अभी आपको इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। सर एग्जाम की डेट क्या है? बच्चों दुनिया जानती है, इंडिया का हर नीट एस्पिरेंट पहले से ही जानता है कि नीट का जो एग्जाम है ये मई के फर्स्ट संडे को होने वाला है, और इस बार जो फर्स्ट संडे है वो 3 मई को है। इसलिए कमर कस लो, तन मन धन से लग जाओ। 3 मई को हमें आगाज करना है। 3 मई को दुनिया को दिखा देना है कि हम भी मेडिकल कॉलेज की सीट बुक करवाने के लिए गए थे और बुक करवा के आ चुके हैं। 3 मई को बेटा ये एग्जाम होगा। एग्जाम का ड्यूरेशन क्या होगा? ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम लास्ट ईयर की तरह बेटा 180 मिनट होगा। 3 आवर्स का ये एग्जाम होगा, 180 मिनट का होगा। टाइम क्या है सर एग्जाम का? कब जाना है बेटा? टाइम वही है जो लास्ट ईयर था। टाइम 2 PM से 5 PM होगा। दिन के 2 बजे से लेकर 5 बजे तक ये एग्जाम होगा। इस डे टाइम पर एक्टिव रहना सीखिए, डे टाइम पर एक्टिव रहना सीखिए, ताकि आप एग्जाम को प्रॉपरली एफिशिएंसी के साथ मैनेज कर सको। क्लियर? सेंटर बाद में आपको बताए जाएंगे, आंसर की रिकॉर्डेड रेस्पॉन्स ये सब बाद में आएंगे। वेबसाइट, सर फॉर्म कहां से भरना है? एनटी ने बेटा कुछ वेबसाइट्स इस पब्लिक नोटिस के अंदर मेंशन की है। आप इन वेबसाइट को लॉगिन करके और इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। nta.sc.in और neet.nta.nic.in, इसमें से किसी भी वेबसाइट को क्लिक करके और आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। सर फीस स्ट्रक्चर क्या है? फीस स्ट्रक्चर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है बच्चों। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जनरल कैटेगरी से, तो जनरल कैटेगरी के लिए फीस रखा गया है 1700 रुपीज। अगर आप जनरल कैटेगरी में हो लेकिन ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपके पास है, ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो, या ओबीसी के अंदर आप नॉन क्रीमी लेयर में हो, तो फीस आपका होगा 1600 रुपीज। अगर आप SC ST फिजिकली अगर आप डिसेबल हो या फिर आप थर्ड जेंडर कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आपका फीस स्ट्रक्चर जो है वो कितना होगा? 1000 रुपीज होगा। लेकिन अगर कोई बच्चा NRI है, ओवरसीज है, जिसका एग्जामिनेशन सेंटर अगर इंडिया के बाहर अदर कंट्रीज में आ रहा है, तो उसका फीस होगा 9500 रुपीज। ये NRI ओवरसीज जो कैंडिडेट होंगे उनके लिए एप्लीकेबल होगा। तो फीस स्ट्रक्चर के बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए। फिर ध्यान रखना, फीस ऑफलाइन मोड में नहीं चलेगी, फीस आपको ऑनलाइन मोड के अंदर ही सक्सेसफुली डिपॉजिट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा सर? एग्जाम का पैटर्न वैसा ही है जैसा लास्ट ईयर था। 180 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 3 आवर्स 180 क्वेश्चन, फिजिक्स 45 क्वेश्चन, केमिस्ट्री 45 क्वेश्चन, बायोलॉजी 90 क्वेश्चन, जूलॉजी प्लस बॉटनी मिला के 90 क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन कैसे आएंगे? वही ऑब्जेक्टिव पैटर्न होगा। अगर आंसर सही है आपको 4 नंबर मिलेंगे, और आंसर अगर गलत है तो बेटा -1 होगा। मतलब नेगेटिव मार्किंग इस बार भी होगी, नेगेटिव मार्किंग तो होनी ही होनी है। चलिए, तो ये हमारा पैटर्न होगा। एग्जाम कैसा होगा? एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे इसके बारे में कुछ मेंशन नहीं है। इसका मतलब जैसा हर बार आ रहा है वैसा ही एग्जामिनेशन पैटर्न आपको देखने को मिल जाएगा। बच्चों अब हम ये डिस्कस करेंगे कि एप्लीकेशन फॉर्म जब हम फिलअप करेंगे तो फॉर्म के अंदर कहां कहां प्रॉब्लम्स आ सकती है, ऐसे क्या क्या पॉइंट्स हैं जहां हमें थोड़ा ध्यान रखना है ताकि हमारे इस फॉर्म के अंदर किसी तरह की कोई एरर ना रहे। 1 बाय 1 हम कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे। आओ एक एक करके हम जानते। सबसे पहला बेटा हमको आइडिया रखना है कोड के बारे में। कोड 01 से लेकर और 07 तक आपसे फॉर्म के अंदर कोड भरवाया जाए। 01 से लेकर 07 के बीच में आपको कोड मेंशन करना है। ध्यान रखना, अगर आप 12th अपियरिंग स्टूडेंट है, 12th अपियरिंग अगर आप स्टूडेंट है तो आपको कोड 01 मेंशन करना है। लेकिन अगर आप 12th पास कर चुके हैं, आपने 12th को पास कर लिया है और नीट का एग्जाम देने जा रहे हो, तो ऐसे केस में आपको 02 से 07 के बीच में कोड मेंशन करना। अब वो 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, ये आपकी स्टेटस, आपकी कंडीशन पर डिपेंड करता है। इसके लिए इंफॉर्मेशन बुलेटिन को आपको देखना है। उस बुलेटिन के अंदर 12 पास स्टूडेंट के लिए कोडिंग का पूरा एक कॉलम बना हुआ है, जहां मेंशन है कि जैसा आपका कंडीशन है उसी के अकॉर्डिंग आपको 02 से 07 के बीच में क्या करना है, कोड अप्लाई करना है, मेंशन करना है। तो पहला कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल क्लियर हुआ कि अगर आप 12 अपियरिंग हैं तो कोड 01 आएगा,
और अगर आप 12 पास हैं तो कोड 02 से 07 के बीच में आएगा। अब 02 से 07 के बीच में आपके लिए क्या होगा, ये आपको चेक करना है इंफॉर्मेशन बुलेटिन के अंदर। जैसा आपका स्टेटस होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ कोड क्या करना है, मेंशन करना है। परफेक्ट। नेक्स्ट, एक जो सबसे बड़ा डाउट आता है जिससे हर बच्चा परेशान रहता है वो है एड्रेस। एनटीए ने जो नीट का फॉर्म दिया है उसमें हमसे दो तरह के एड्रेस पूछे, एक प्रेजेंट एड्रेस और सेकंड परमानेंट एड्रेस। कहां क्या फिलअप करना है इसके बारे में हमको नॉलेज होनी चाहिए। प्रेजेंट एड्रेस का मतलब होता है, प्रेजेंट एड्रेस का मतलब है बेटा वो एड्रेस जहां आप एग्जाम देने वाले, जिस एरिया के अंदर आप एग्जाम देने वाले हैं वो एरिया आपको प्रेजेंट एड्रेस के अंदर मेंशन करना है। और परमानेंट का मतलब है जिस एरिया के अंदर आपका होम टाउन है वो एड्रेस आपको परमानेंट एड्रेस के अंदर फिलअप करना है। नहीं समझे? आओ एग्जांपल से समझाओ। मान लो आप कोटा के अंदर केरलविल के अंदर स्टडी कर रहे हो, कोटा आप स्टडी कर रहे हो, लेकिन आप रहने वाले लखनऊ के हो, आपका होम टाउन जो है वो लखनऊ है, होम सिटी क्या है, लखनऊ। आप एग्जाम जो है वो लखनऊ से देना चाहते हो। अगर आप कोटा में स्टडी कर रहे हो, लखनऊ के रहने वाले और लखनऊ में ही एग्जाम देना चाहते हो, तो आपका प्रेजेंट एड्रेस भी आपका होम टाउन वाला होगा और आपका परमानेंट एड्रेस जो है वो भी आपका होम टाउन वाला होगा। मतलब आपको दोनों के अंदर लखनऊ का ही एड्रेस डालना है, तो आपको लखनऊ के आसपास जो एरिया है वहां सिटी सेंटर, वहां सेंटर आपको मिल जाएगा। सेकंड, आप कोटा के अंदर केरलविल के अंदर पढ़ रहे हो, रहने वाले आप लखनऊ के हो, लेकिन आप एग्जाम जो है वो कोटा के आसपास एरिया में ही देना चाहते हो। अगर आप एग्जाम कोटा की नियर बाई देना चाहते हो तो आपको प्रेजेंट एड्रेस के अंदर कोटा का एड्रेस फिलअप करना हो और परमानेंट एड्रेस के अंदर आपका जो होम टाउन है वहां का एड्रेस फिलअप होगा। अब कोटा का एड्रेस अगर आपको फिलअप करना है उसके लिए आपको रेंट एग्रीमेंट चाहिए, उसके लिए आपको एडवोकेट से सर्टिफाइड एफिडेविट चाहिए और भी कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी हेल्प से आप कोटा के एड्रेस को फिलअप कर सकते हो। इसलिए प्रेजेंट एड्रेस अगर आप कोटा का देना चाहते हो लेकिन आपका होम टाउन अगर किसी अदर एरिया के अंदर है तो फिर वहां आपको लोकल कुछ एग्रीमेंट, कुछ एफिडेविट्स बनाने पड़ेंगे जो आपकी हेल्प करेगा। थर्ड केस क्या है, मान लीजिए आप लखनऊ के रहने वाले हो, लखनऊ से ही पढ़ाई कर रहे हो और लखनऊ के आसपास ही अगर आप एग्जाम देना चाहते हो तो आपके लिए तो फिर प्रेजेंट परमानेंट सब कुछ क्या होगा, लखनऊ का जो होम टाउन का एड्रेस है वही हो जाएगा। इसका मतलब प्रॉब्लम केवल कौन से केस में है, जब आप कोटा के अंदर पढ़ाई कर रहे हो, रहने वाले लखनऊ के हो और एग्जाम अगर कोटा के आसपास एरिया में देना चाहते हो तो ऐसे केस में आपको फिर प्रेजेंट एड्रेस में कोटा का एड्रेस फिलअप करना होगा और कोटा का एड्रेस फिलअप करने के लिए आपको कोई ना कोई एग्रीमेंट या कोई ना कोई जो है आपको एफिडेविट बनवाना पड़ेगा, तभी जाके आप उस एड्रेस को फिलअप कर सकते हो। एक और चीज ध्यान रखना बेटा, आपको एनटी की तरफ से टोटल 3 एग्जामिनेशन सेंटर की सिटी सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। आप 3 सिटीज सेलेक्ट कर सकते हो बस, और वो सिटीज भी या तो प्रेजेंट एड्रेस में होगी या परमानेंट एड्रेस में से ही होनी चाहिए। इन दो के अलावा किसी थर्ड स्टेट से आप एग्जामिनेशन सेंटर को चूज नहीं कर सकते हो। इन दोनों में से किसी एक स्टेट में से ही आपको सेंटर लेना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये एड्रेस के बारे में, आई थिंक एड्रेस के बारे में आपको कुछ बातें क्लियर हुई होगी। क्लियर? एनटी ये भी कहता है कि अगर बेटर कन्वीनियंस आपको चाहिए तो आपने जो एड्रेस भरा है उसके आसपास नियर बाई जो सिटीज है उन्हीं को आप फिलअप करिए सेंटर के लिए, ताकि आपको डिस्टेंस कवर करने की जरूरत ना पड़े। तो बेटा एक कोड के बारे में आपको ध्यान रखना है और दूसरा आपको एड्रेस के बारे में बखूबी ध्यान रखना है ताकि गलती ना हो। एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, एनटीए का जो नीट एग्जाम है ये 13 लैंग्वेज के अंदर कंडक्ट होता है। 13 लैंग्वेज के अंदर कंडक्ट हो रहा है तो कई बार बच्चा कहता है सर हम कौन सी लैंग्वेज के अंदर एग्जाम। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज को सेलेक्ट करते हो तो पेपर आपको इंग्लिश में दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप कोई अदर लैंग्वेज सेलेक्ट करते हो तो आपको उस पर्टिकुलर लैंग्वेज के साथ साथ इंग्लिश के अंदर भी पेपर दिया जाएगा। मतलब वो डबल लैंग्वेज के अंदर पेपर आएगा जिसमें आपकी पर्टिकुलर लैंग्वेज और साथ में इंग्लिश जो है मेंशन की जाएगी। क्लियर है? लेकिन एक बार लैंग्वेज आपने अगर सेलेक्ट कर ली है और फॉर्म सबमिट हो गया है तो फिर आप अपने मीडियम को, अपने लैंग्वेज को, अपने मीडियम को चेंज नहीं कर सकते हो। ध्यान रखना, सेंटर एक बार आपने फिलअप कर दिए हैं, एडमिट कार्ड आपका अगर रिलीज हो गया है तो फिर आप अपने सेंटर को भी चेंज नहीं कर सकते हो। एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी बेटा वो है फोटोग्राफ। फोटोग्राफ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने से पहले ही 6 से 8 पासपोर्ट साइज के रिसेंट फोटोग्राफ जो है वो बनवा के आने हैं, पहले से बना के रखिए।
6 से 8 लिखा है, आप तो ज्यादा रखिए, क्योंकि जो फोटोग्राफ आप एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर अपलोड करने वाले हो वो फोटोग्राफ आपको काफी लंबे समय तक अपने साथ रखना पड़ेगा, क्योंकि वही फोटोग्राफ एग्जामिनेशन हॉल में, वही फोटोग्राफ जो है काउंसलिंग के अंदर, और वही फोटोग्राफ कॉलेज के अंदर एडमिशन में आपको यूज करना पड़ेगा। इसलिए आपके पास उस फोटोग्राफ की मल्टीपल कॉपीज होनी चाहिए ताकि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। इसलिए फोटोग्राफ आपके पास होने चाहिए एक जैसे, कम से कम 6 से 8 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ तो आपके पास होने ही चाहिए। चलिए बेटा, नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कभी कभी बच्चे को बहुत ज्यादा पैनिक कर देता है, वो क्या है समझिए। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे तो फॉर्म भरने के बाद आपको एक कंफर्मेशन पेज मिलेगा, उसकी आपको हार्ड कॉपी बनवानी है। फिर एडमिट कार्ड आएगा, उसकी भी आपको हार्ड कॉपी बनवानी है। और एडमिट कार्ड के बाद फिर नीट का एग्जाम होगा, रिजल्ट आएगा, उसका स्कोर कार्ड आएगा, उसकी भी आपको हार्ड कॉपी बनवानी है। इसका मतलब आपके पास कंफर्मेशन पेज, एडमिट कार्ड और स्कोर कार्ड सबकी हार्ड कॉपी होनी चाहिए। लेकिन हार्ड कॉपी एक आधी नहीं होनी चाहिए, हार्ड कॉपी बहुत सारी बनवानी, मल्टीपल कॉपीज आपको बनवानी, ताकि गलती से भी अगर कोई कॉपी गुम जाए तो हम पैनिक ना हो, क्योंकि बेटा ये तीनों डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बाद में एनटी की साइट पर ये मिले ना मिले पता नहीं है, जैसे आपको इन तीनों को बड़े ही अच्छे मैनर के अंदर संभाल के रखना है। इसमें मल्टीपल हार्ड कॉपी बना के आपको इनकी रखनी है। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन अगर इन पर हम काम करते हैं तो एरर होने के चांस कम हो जाते हैं और हम फालतू ही पैनिक होने से बच जाते हैं। क्योंकि अगर पैनिक इस कंडीशन में आप होते हो तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट जो है लेकर आती है। और क्या ध्यान रखना है, एक आपको ये तो आइडिया ही है कि जब एग्जामिनेशन सेंटर में हम जाएंगे तो वहां किसी भी चीज को अंदर ले जाने की परमिशन नहीं है। कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई थिंग्स आप अंदर नहीं ले जा सकते। इवन पेन ले जाने की भी परमिशन नहीं है, वाटर बॉटल की भी परमिशन नहीं है। तो जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन है उसके अंदर मेंशन है कि क्या क्या चीजें आपको एक्सक्लूड करनी है, आपको लेकर नहीं जानी है। ये सारी चीजें वहां अलाउ नहीं की जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट आपको क्या ध्यान रखना है, आप जब एग्जामिनेशन सेंटर में जाओगे तो वहां थोड़ा सा एग्जाम अच्छे से कंडक्ट हो जाए, एग्जाम में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। इससे वो मेटल डिटेक्शन से भी आपका क्या करेंगे, बॉडी चेकअप कर सकते हैं। इससे घबराने की जरूरत नहीं है, वो एक पार्ट है, एग्जाम कंडक्शन का एक पार्ट है जो होगा। एक और चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि सर आज अगर हम एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने जा रहे हैं तो हमारे पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए। बेटा ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए ताकि आप जब एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करो तो आपको कुछ चीजें बनवाने की जरूरत ना पड़े। फादर और मदर जो हैं, फादर और मदर, इनके नेम की स्पेलिंग आपको करेक्टली आनी चाहिए। आपका खुद का कैंडिडेट का नेम जो है उसका करेक्ट स्पेलिंग आना चाहिए। फिर आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। अगर आप एनआरआई हैं तो पासपोर्ट नंबर होना चाहिए। पैन कार्ड नंबर आपके पास होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। क्लास 10 और 12 की मार्कशीट या सर्टिफिकेट तो होना ही चाहिए, कंपलसरी है, क्योंकि इसी के बेसिस पर तो हम अपनी पर्सनल डिटेल जो है वो फॉर्म के अंदर फिलअप करेंगे। एड्रेस प्रूफ आपके पास होना चाहिए। आइडेंटिटी के लिए आपके पास कोई वैलिड प्रूफ होना चाहिए। एड्रेस का प्रूफ भी आपके पास होना चाहिए। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपके पास होनी चाहिए। इवन मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपके अलावा, कैंडिडेट के अलावा गार्जियंस के पास भी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होनी चाहिए, क्योंकि उनका भी ओटीपी वेरिफिकेशन यहाँ पर होगा। तो ये सारी चीजें जो है ये आपके पास पहले से होनी चाहिए, इन्हें आप पहले से करेक्ट करके रखिए ताकि जब फॉर्म आप फिलअप करो तो वहां किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हम क्रिएट ना हो। ठीक है बेटा, तो ये सब वो चीजें हैं जिनके बारे में हमें आइडिया होना चाहिए। और सुनिए, और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनके बारे में हमें आइडिया होना चाहिए। एप्लीकेशन प्रोसेस, आप अगर एप्लीकेशन फॉर्म का प्रोसेस करवा रहे हो तो कुछ इंस्ट्रक्शन आपको यहां दिए गए हैं जिनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। पहला इंस्ट्रक्शन, एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है तो केयरफुली काम करना है, उसको केयरफुली आपको फिलअप करना है। आप एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर जब डाटा डाल रहे हो तो उन्हें आप एडिट और मॉडिफाई कर सकते हो जब तक आपने उस फॉर्म को सबमिट नहीं किया। एक बार फॉर्म अगर फाइनली सबमिट हो गया उसके बाद आप उसके अंदर कोई चेंज नहीं कर पाओगे। इधर एडिट और मॉडिफाई का ऑप्शन आएगा, लेकिन कब, जब आप प्रोसेस कर रहे हो। एक बार फाइनल सबमिशन अगर हो गया उसके बाद फिर आप उन्हें एडिट और मॉडिफाई नहीं कर पाओगे। इधर फाइनल सबमिट करने से पहले आपको उस फॉर्म को रिचेक करना है, रिव्यू करना है, बार बार एक बार चेक करना है ताकि गलती से कोई गलती ना रह जाए। यह चीज का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बेटा और क्या हमें चाहिए, हमें फोटोग्राफ चाहिए थे। फोटोग्राफ्स के अलावा हमें सिग्नेचर चाहिए, पेपर पर सिग्नेचर चाहिए। लेफ्ट और राइट हैंड फिंगर्स और थंब, इनके इंप्रेशन चाहिए।
राइट और लेफ्ट की जितनी फिंगर्स और थंब हैं इनके हमें इंप्रेशन चाहिए। जितने सर्टिफिकेट्स आपके पास हैं जो फॉर्म के लिए आपको जरूरी है वो सब आपके पास पहले से ही प्रिपेयर होने चाहिए। अब ये किस साइज के किस डायमेंशन के आपको अपलोड करना है ये अपन ने यहां सब कुछ मेंशन किया है कि फोटो किस साइज का होगा, डायमेंशन क्या होगा, कितने साइज का होगा, क्या उसका एमबी और केबी होगा, ये सारी चीजें अपन ने यहां मेंशन की है। तो आप इस पर्टिकुलर पार्ट को जब रीड करोगे तो आपको वन बाय वन पता लग जाएगा कि हमारा फोटो कैसा होना चाहिए। फोटो का कलर जो है व्हाइट और ब्लैक होगा, बैकग्राउंड जो है वो कैसा होना चाहिए, बैकग्राउंड का ध्यान रखना, बैकग्राउंड जो है वो हमारा कैसा होना चाहिए, व्हाइट होना चाहिए। 80% जो है उसमें फेस कवर होना चाहिए। 80% फेस कवर होना चाहिए मतलब फोटो जो है अच्छा खासा होना चाहिए। ध्यान रखना कितने के भी का होना चाहिए मेंशन किया हुआ है। ऐसे हर चीज का जो साइज है, डायमेंशन है वो यहां मेंशन किया हुआ है। ऐसे आपको ये बहुत केयरफुली रीड करना है कि कौन सी पर्टिकुलर सर्टिफिकेट, कौन सा पर्टिकुलर इंप्रेशन, कौन सा पर्टिकुलर फोटो जो है कितने साइज के अंदर होना चाहिए। क्लियर? इनको अगर मैं बोलूंगा तब भी याद नहीं रहेंगे, तो आपको ये पीडीएफ साथ में अटैच की जाएगी, उसमें आप जो है इसे वेरीफाई करना, चेक करना और इसी के अकॉर्डिंग आपको सारी चीजें यहां प्रिपेयर करके रखनी है। क्लियर है? तो 6 to 8 पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। फोटो व्हाइट और ब्लैक चल जाएगा लेकिन बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए। क्लियर है? 80% फेस जो है वो क्या होना चाहिए, कवर होना चाहिए। क्लियर? कितने एमबी का, 10 से 200 केबी का है, एमबी का नहीं है, केबी का है, मतलब फोटो बहुत कम साइज का होना चाहिए। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। बच्चों आप जब भी एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने जाओगे तो आपको कैसे फॉर्म फिलअप करना है, उसकी क्या स्टेप होगी, हम उन पर डिस्कशन करेंगे। वन बाय वन हम स्टेप देखेंगे ताकि आपको ध्यान रहे, आप जब फॉर्म भर रहे हो तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले आप जब फॉर्म भरने पहुंच चुके हैं तो पहले एनटीए की जो स्टार्टिंग के अंदर हमने वेबसाइट देखी थी उनको आप क्लिक करिए। वेबसाइट क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म लाइव होगा, उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को आप फिलअप करिए और रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिलअप करके आप अपने आप को रजिस्टर करिए। तो सबसे पहले आपको अपनी एक प्रोफाइल जनरेट करनी पड़ेगी, आपको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा और इसके साथ ही आपके पास एक एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा और एक आपका जो है पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड क्रिएट होने के बाद ही आप अब एप्लीकेशन फॉर्म के लिए क्या करोगे, लॉगिन करोगे। एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको अगर लॉगिन करना है तो पहले आपको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, आपके पास एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड है तो उसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म के लिए क्या है, रेडी हैं। अब आप एप्लीकेशन फॉर्म को लॉगिन करिए एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड की हेल्प से। लॉगिन करने के बाद सबसे पहले आपको वहां पर्सनल डिटेल जो है वो उसके अंदर फिलअप करनी है। ध्यान रहे आपको पर्सनल डिटेल जो है आपके 10th की जो मार्कशीट है, 10th का जो सर्टिफिकेट है उसी के अकॉर्डिंग भरनी है, उसी से आपका डाटा यहां फिलअप किया जाएगा। पर्सनल डिटेल जब आप भर दोगे उसके बाद आपको उसे रिव्यू करना है। नेक्स्ट पेज आपको मिलेगा जिसमें आपको पूरी इंफॉर्मेशन को रिव्यू करना है। जब आपने उसको बिल्कुल अच्छे से रिव्यू कर लिया है तो रिव्यू करने के बाद आपको उसे सबमिट करना है। उसके लिए आपको एसएमएस ऑथेंटिकेशन मतलब ओटीपी आएगा और एटीपी की हेल्प से आपको उस पेज को क्या कर देना है, आपको उस पेज को सबमिट कर देना है। उस पेज को सबमिट करने के बाद जो नेक्स्ट पेज होगा वो पर्सनल क्रेडेंशियल जो है आपसे पूछेगा। उसमें कुछ चीजें ऑलरेडी वहां आएगी जो आपने इंफॉर्मेशन फिलअप की है और कुछ एडिशनल अगर है तो वो आपको वहां फिलअप करनी है। अगर नेक्स्ट पेज जो होगा, नेक्स्ट स्टेप के अंदर डिसेबिलिटी की डिटेल्स आपसे मांगी जाएगी। अगर आप फिजिकली डिसेबल हो तो आपका जैसा कंडीशन है वैसा डिटेल आपको भरना है और अगर नहीं है तो आपको यहां नो करके आगे बढ़ जाना है। क्लियर? उसके बाद जो नेक्स्ट पेज बेटा आएगा उसमें होगा मोड ऑफ आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। आपको अपनी आइडेंटिटी को वेरीफाई करना पड़ेगा। अगर आप आधार कार्ड से आइडेंटिटी को वेरीफाई करते हो तो ये प्रोसेस थोड़ा सा आसान हो जाएगा, लेकिन अगर आप आधार के अलावा अदर डॉक्यूमेंट से करते हो तो आपको नेक्स्ट पेज के अंदर जो है एडिशनल कुछ इंफॉर्मेशन क्या करनी पड़ेगी, फिलअप करनी पड़ेगी। जैसे मैं तो आपसे यही कहना चाहूंगा कि पर्सनल डिटेल आप भरो तो वो 10th और 12th के सर्टिफिकेट और 10th की मार्कशीट से आपको फिलअप करना है। और अगर आप आइडेंटिटी को वेरीफाई कर रहे हो तो उसमें आपको आधार कार्ड ही यूज करना है ताकि एडिशनल किसी सपोर्ट की डॉक्यूमेंट्स की जरूरत आपको ना पड़े। इसलिए आधार कार्ड आपका जो है अप टू मार्क होना चाहिए, अपडेटेड होना चाहिए।
ये सारा प्रोसेस करने के बाद जब आगे नेक्स्ट आप बढ़ोगे तो आपको अपार आईडी एंटर करने का ऑप्शन मिलेगा। अपार आईडी आपके पास है तो आपको उस आईडी को वहां क्या करना है, मेंशन कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट आप जब चलोगे तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपको एग्जामिनेशन सेंटर और क्वेश्चन पेपर का मीडियम सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। एग्जामिनेशन सेंटर मैंने आपको कहा था आपको 3 सिटी भरने का आपके पास ऑप्शन होगा और वो सिटीज जो है आपके प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस वाले स्टेट में ही होनी चाहिए। क्लियर? मीडियम जो है आपको फिलअप करना है। अलग अलग मीडियम के अंदर पेपर आता है, 13 लैंग्वेज के अंदर पेपर होता है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ क्या कर सकते हो, मीडियम चूज कर सकते हो। लेकिन एक बार फिलअप होने के बाद, एडमिट कार्ड जनरेट होने के बाद फिर वो मीडियम जो है चेंज नहीं होगा। आपका जो क्वालिफिकेशन है उसका डिटेल आपको नेक्स्ट पेज के अंदर जो है वहां पर अपलोड कर देना है। नेक्स्ट उसके बाद आपको जो है, अगर आप ट्विंस हो, जुड़वा अगर भाई बहन हो या जुड़वा बच्चे हो, तो ऐसा केस में आपसे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी। अगर नहीं है तो उसके अकॉर्डिंग आपको उस पेज को देखना है। ऐसा करने के बाद फिर आपसे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल ली जाएगी, जिसमें आपको पेरेंट्स की जो है कॉन्टैक्ट नंबर देना है। पेरेंट्स या गार्जियन के कॉन्टैक्ट नंबर आपको यहाँ मेंशन करना है। आपका कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ मेंशन नहीं करना है, आपका ऑलरेडी मेंशन हो चुका है। अब आपको यहाँ कोई एडिशनल पेरेंट्स या गार्जियंस का मोबाइल नंबर यहाँ क्या करना है, या अपलोड करना है। ईमेल आईडी अगर वो हमसे लेते हैं तो यहाँ आपको एडिशनल ईमेल आईडी जो है वो क्या करनी है, अपलोड करनी है। उसके बाद एक नया फीचर है बेटा, वो है कैप्चर ऑफ लाइव फोटोग्राफ बाय कैंडिडेट। एक फोटोग्राफ तो हमने पहले ही बना के रखा है, 6 to 8 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफी, वो तो जरूरत है ही है। उसके अलावा आपका लाइव फोटोग्राफी भी होगा, जिसमें 2 अलग अलग ऑप्शंस होंगे। या तो वेबकैम के थ्रू आपका लाइव फोटोग्राफ लिया जाएगा, या फिर अगर ये फैसिलिटी नहीं है तो आप क्यूआर कोड को अपने मोबाइल के अंदर स्कैन करके और फिर अपना सेल्फ कैमरे के थ्रू भी जो है सेल्फी लेकर और वहां अपलोड कर सकते हो। लेकिन लाइव फोटोग्राफ भी आपको यहां अपलोड करना पड़ेगा। जो भी डॉक्यूमेंट्स एसेंशियल है, वो सारे नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपको प्रॉपर साइज और प्रॉपर डायमेंशन के अंदर यहां अपलोड करने होंगे। साइज और डायमेंशन क्या होगा वो हमने प्रीवियस पीडीएफ के अंदर देखा था, प्रीवियस जो हमारा पार्ट था उसमें देखा था, उसको आपको क्या करना है, अपलोड करना है। फिर फाइनली आपको एक बार अगेन पेज को रिव्यू करना है। इस पेज को आपको अच्छे से रिव्यू करना है कि जो भी इंफॉर्मेशन हमने भरी है वो सही है या नहीं है। और रिव्यू करने के बाद अब यहाँ जो ऑथेंटिकेशन होगा, पहले एसएमएस से हुआ था, यहाँ ऑथेंटिकेशन जो होगा वो आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से होगा। जैसे एक बार ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे आएगा और एक बार ओटीपी जो है आपके ईमेल आईडी पर आएगा। जैसे आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो है वो एक्टिव रहना चाहिए, प्रॉपरली काम करना चाहिए। ये सब कुछ भरने के बाद जब आपने इसको फाइनली ऑथेंटिकेट कर दिया है तो अब ऑप्शन आएगा फीस पेमेंट का। फीस ऑफलाइन पेमेंट नहीं होगा, फीस आपको ऑनलाइन ही सक्सेसफुली ट्रांसमिट करनी पड़ेगी। जब तक सक्सेसफुल ट्रांसमिशन नहीं होगा आपका फॉर्म कंप्लीट फिलअप नहीं माना जाएगा। तो आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई और नेट बैंकिंग के थ्रू यहाँ क्या करोगे, अपने फीस को सक्सेसफुली फिलअप ट्रांसफर कर दोगे। ये सब कुछ होने के बाद आपका फी पेमेंट हो चुका है, तो अब आपका कंफर्मेशन पेज जो है जनरेट होगा। और कंफर्मेशन पेज आपका जनरेट हो गया है, इसका मतलब आपका जो फॉर्म है वो वेल मैनर के अंदर, प्रिसाइज मैनर के अंदर आपका फिलअप हो चुका है। आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म बहुत ही अच्छे तरीके से फिलअप कर दिया है। लेकिन ध्यान रहे, कंफर्मेशन पेज की भैया से आप हार्ड कॉपी लीजिए और उसकी मल्टीपल जेरोक्स करवा के आप रखिए, क्योंकि कंफर्मेशन पेज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये मिस हो गया तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इस तरह आपको स्टेप बाय स्टेप जो है बेटा ये पूरा का पूरा जो है प्रोसेस फॉलो करना है। तो इस प्रोसेस के अंदर जहां जहां प्रॉब्लम आ रही थी वो हमने पहले डिस्कस किया था कि कोडिंग के अंदर हमें क्या भरना है, कोडिंग के बाद जो है प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस को कैसे डील करना है, क्लियर, एग्जामिनेशन के अंदर लैंग्वेज का क्या इशू रहेगा, वो सारी चीजें हमने स्टेप बाय स्टेप देखी है। तो आई थिंक मैंने अपनी तरफ से जो है इस इंफॉर्मेशन, इस एप्लीकेशन फॉर्म से रिगार्डिंग जितना इंफॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड था वो स्टेप बाय स्टेप आपको दिया है। इसलिए अब जब भी आप फॉर्म भरने जाओ तो आप बिल्कुल प्रिसाइज मैनर में एररलेस तरीके से जो है इस फॉर्म को फिलअप करें, ताकि गलती से भी इसमें कोई गलती ना हो। क्योंकि बेटा कई बार छोटा सा मिस्टेक भी जो है हमारे लाइफ में एक बड़ा इंपैक्ट जो है वो क्रिएट कर सकती है। जय जनेंद्र। थैंक यू सो मच।